Okay, so let's continue the series. So we are discussing about WB set paper, question paper, and our last topic was bioaccumulation and COP26. Okay, and net zero target by 2070. So today सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वाज दैट कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में था एक क्वेश्चन। तो ये था कि इट टुक ओवर 2 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू रीच 1 बिलियन। तो एक आई थिंक स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन था या फिर ऑप्शन में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इन हिस्टोरिकल पीरियड में, तो वो 1 बिलियन होने में कितना टाइम लगा था। तो 1 बिलियन होने में कितना टाइम लग गया था, 2 मिलियन ईयर्स लगे थे। 1 बिलियन होने में हमारा टाइम लगे थे 2 मिलियन ईयर्स। ओके, याद रखिएगा। एंड ओनली 222 ईयर्स मोर टू रीच 8 बिलियन। और ये 1 बिलियन से आज का जो पॉपुलेशन है लगभग 8 बिलियन माना जा रहा है। तो ये होने में टाइम लगा ओनली 222 ईयर्स, ओनली 222 ईयर्स। तो याद रखिएगा कि 1 बिलियन होने में टाइम लगे थे 2 मिलियन ईयर्स, जहाँ आज 8 बिलियन पहुँचने में, मतलब 1 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक पहुँचने में ओनली टाइम लगा कितना, 222 ईयर्स। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डी जूरे वर्सेस डी फैक्टो सेंसस। तो ये इसके बारे में कुछ था शायद, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा, बट उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट अगर है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या फिर मैं जब सॉल्व कर रहा था तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, ऐसा। ठीक है, तो डी जूरे एंड डी फैक्टो सेंसस के बारे में कुछ क्वेश्चन था। तो डी जूरे और डी फैक्टो का मीनिंग पहले आपको जानना होगा। डी जूरे सेंसस टैलीज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलर और लीगल रेसिडेंस, दैट इज डी जूरे। ओके, डी जूरे। और एक होता है डी फैक्टो। तो डी जूरे के मतलब हमने समझा कि टू अकाउंट द पीपल और टैलीज पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेगुलर, ये है रेगुलर और परमानेंट रेसिडेंस, रेगुलर और लीगल रेसिडेंस और परमानेंट रेसिडेंस भी हम बोल सकते हैं। तो वो डी जूरे हो गया। और a de facto census allocates them to the place where enumerated, normally where they spend the night of the day enumerated। and de facto क्या होता है कि वो जिस दिन सेंसस की काउंटिंग हो रहा था उस रात वो लोग कहाँ थे, उस दिन मतलब जहाँ पाया गया उसको वही का रेसिडेंट मान लिया गया, तो उसको हम बोलेंगे de facto सेंसस। ठीक है, ओके। यहाँ पर और कुछ लिखा नहीं है तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट ये क्या होते हैं, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स रिप्लेस अ गिवन कोहॉर्ट ऑफ वोमेन दियर मदर्स। ठीक है, तो देखो एक एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स रिप्लेस अ गिवन कोहॉर्ट का मीनिंग है कि मान लो एक ग्रुप है जिसका एक ही एज है, ऐसा करके कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको कोहॉर्ट बोलते हैं ना, कोहॉर्ट। तो वो एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स रिप्लेस ए गिवन कोहॉर्ट ऑफ वोमेन दियर मदर्स। एंड ये हो गया आपका नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इसको टोटल फर्टिलिटी रेट भी माना जाता है। ठीक है, नेट रिप्रोडक्शन को ही टोटल फर्टिलिटी रेट भी माना जाता है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। अब देखो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है ना, इट्स द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो ये हो गया नेट रिप्रोडक्शन रेट, और एक होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। इसका मतलब क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स which replace a given cohort of women, so that is the it means that ki the daughters cannot be of the same mother, but a cohort of mother will be replaced by these average number of daughters। but gross reproduction rate क्या है ना, ये एक पर्टिकुलर फीमेल का, पर्टिकुलर मदर का एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स कितना, वो कितना उसका डॉटर यानी ऑफस्प्रिंग, एज ए डॉटर ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर चाइल्ड बर्थ दे सकता है ड्यूरिंग हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, तो उसको हम मानेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ए वुमन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ आर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। मतलब जितने दिन तक वो चाइल्ड बियर कर सकते हैं उतने दिन तक अगर उन्होंने जिंदा रहा, और उस पीरियड में उन्होंने कितने चाइल्ड फीमेल चाइल्ड को रिप्रोड्यूस किया या फिर बर्थ हुआ,
तो उसको हम मानेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब देखो तो डिफरेंस क्या हुआ कि GRR डज नॉट कंसीडर मोर्टेलिटी, तो GRR डज नॉट कंसीडर मोर्टेलिटी बट NRR डज, मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट को मोर्टेलिटी को कंसीडर करता है बट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है ये मोर्टेलिटी को कंसीडर नहीं करते। तो इस पॉइंट तो मैंने भूल गया, शायद जब पढ़े थे तब तो याद था, अब तो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या पढ़े थे। मतलब GRR यानी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट डज नॉट कंसीडर मोर्टेलिटी, तो ये मोर्टेलिटी को कंसीडर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि शायद ये बोलना चाह रहा है कि जो है हमारा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में कि जब एक चाइल्ड बर्थ हुआ तो वो डेथ भी हो सकता है उसका, तो वो यहाँ पर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में कंसीडर नहीं किया जाता, बट ये जो है NRR में ये किया जाता है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्या होगा ना, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड जो उनकी एक कोहॉर्ट ऑफ मदर को रिप्लेस करता है। अब जिंदा रहेगा तभी तो रिप्लेस कर पाएगा, तो इसलिए इसको मोर्टेलिटी को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, बट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में इसको मोर्टेलिटी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ डिफरेंस होगा तो आप पढ़िएगा इसके बारे में और भी, और मैं भी डेफिनेटली बाद में देखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट इसी के साथ रिलेटेड है, देखो नेट रिप्रोडक्शन वर्सेस फर्टिलिटी रेट, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट वर्सेस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो द नेट रिप्रोडक्शन रेट इज एन ऑल्टरनेटिव फर्टिलिटी मेजर टू द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो नेट रिप्रोडक्शन हमने पहले यहाँ पर बोला कि नेट रिप्रोडक्शन रेट को टोटल फर्टिलिटी रेट भी माना जाता है ना। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है, फिर एक ऑल्टरनेटिव फर्टिलिटी मेजर है टू द टोटल फर्टिलिटी रेट। द TFR इज द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स ए वुमन कैन गिव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। द नेट रिप्रोडक्शन रेट is gender specific, meaning it only considers the number of daughters born during a year. Yes, net reproduction rate is also gender specific because it only takes into account the female child. Okay, the number of female child is born in a particular of a particular mother during her childbearing age. Now the TFR, but this TFR is not gender specific, but net reproduction rate तो gender specific हो गया, but TFR देखो TFR जो है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर हमने बोला तो टोटल फर्टिलिटी रेट लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे मेल फीमेल दोनों चाइल्ड को ही कंसीडर किया जा रहा है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट में। ठीक है, और क्या है, तो इतना ही था ये फर्टिलिटी के बारे में। नेट रिप्रोडक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, अब हम चलते कि एक था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज यानी लेबर का जो वेजेस हम देते हैं वो, ओके, पारिश्रमिक wages. Now rural wages equal rural marginal product of labor while urban wage is exogenously determined. This is a key proposition made by J.R. Harris and M. Todaro. तो ये बात है कि एक स्टेटमेंट दिया गया था और बताया गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो एक टाइप का क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट ये था, सुनो अच्छे से, कि रूरल वेज इक्वल्स रूरल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर while urban wage is exogenously determined। तो ये स्टेटमेंट हैरिस एंड टोडारो ने दिया था। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस क्या बोलते हैं कि ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के ऊपर ये बेस्ट थ्योरी है, एंड ऑल्सो नोन एज लेबर प्राइस वेज थ्योरी, एंड ये थ्योरी दिया गया था JB क्लार्क के द्वारा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस दिया गया था JB क्लार्क के द्वारा दिया गया था। ये पर ये बताया जा रहा है कि लेबर का जो वेज होगा वो बेस्ड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा। बट हैरिसन टोडरो ने बोला था क्या, कि रूरल वेज इक्वल्स रूरल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर व्हाइल अर्बन वेज इज एक्सोजिनसली डिटरमाइंड। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो हैरिसन टोडरो को नाम याद रखिएगा, तो अगर ये वेज वाला क्वेश्चन आपको आया तो फिर लगा देगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम।
ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का थ्योरी है। अब देखो रूरल अर्बन फ्रिंज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोन ऑफ ट्रांजिशन इन लैंड यूज, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या बोलते हैं हम, जोन ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पर एक मान लो अर्बन एरिया है और ये इधर इस चारों तरफ रूरल एरियाज है, तो ट्रांजिशन जोन को हम बोलेंगे रूरल अर्बन फ्रिंज। एंड लाइंग बिटवीन द कंटिन्यूसली बिल्ट अप अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज ऑफ द सेंट्रल सिटी एंड द रूरल हिंटरलैंड, कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नॉन फार्म ड्वेलिंग्स। तो ये रूरल अर्बन फ्रिंज में कोई क्या है, एब्सेंस ऑफ नॉन फार्म ड्वेलिंग्स, ठीक है, एब्सेंस ऑफ नॉन फार्म ड्वेलिंग्स, यानी यहाँ पर फार्म ही होता है, फार्म सिर्फ फार्मिंग होता है। नाउ लैंड यूज चेंजेज इन रूरल अर्बन फ्रिंज आर मोस्ट प्रोमिनेंट, और यहाँ पर जो लैंड है वो जल्दी चेंज हो जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करना इजी है किसी दूसरे लैंड यूज में, है ना। एंड लैंड एक्विजिशन इज वेरी इजी हियर ऑल्सो। तो ये हमने रूरल अर्बन फ्रिंज, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा, रूरल अर्बन फ्रिंज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉन थुनेंस मॉडल। तो वॉन थुनेंस मॉडल ये सबको आपको पता है। वॉन थुनेंस मॉडल क्या है कि डेवलप्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट थ्योरी के ऊपर बनाया गया था, और वॉन थुनेंस का वो जो सर्कल था वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल कौन कौन सी सर्कल थे, मतलब यहाँ सेंटर में क्या था, उसके बाद क्या आता है, फिर क्या आता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले तो डेयरी एंड मिल्क होता है ना मार्केट में, देन आपका लंबरिंग होता है, ठीक है, आई थिंक तो हाँ लंबरिंग होता है। तो ये सर्कल मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैंने पढ़े थे फिर से भूल गए, ठीक है। आई थिंक कुछ निमोनिक बनाना पड़ेगा, तो अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, रुको। हाँ, तो ये हम टेक्स्ट बुक से ये पिक्चर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सर्कल के क्या दिया गया पास में। तो पहले है आपका मार्केट गार्डनिंग या फिर मिल्क प्रोडक्शन, देन आपका आता है फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन। थर्ड सर्कल होगा आपका क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो। देन फोर्थ सर्कल होगा क्रॉप फार्मिंग फैलो पैस्चर, यानी क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो मतलब यहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। और उसके बाद होते हैं क्रॉप फार्मिंग फैलो पैस्चर, मतलब ऐसा होता है। एंड देन 3 फील्ड सिस्टम, तो ये 3 फील्ड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखना होगा। और उसके बाद एकदम लास्ट में होगा आपका लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो ये सर्कल्स आपको याद रखना होगा, काफ़ी बार अरेंज करने के लिए भी दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूरल अर्बन फ्रिंज वॉन थुनेंस मॉडल को देखा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले तो ये एक इंडेक्स है ना, जिसने भाटिया ने दिया है। भाटियाज मेथड को फॉलो किया जाता है इस पर, डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इसको भाटियाज इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो भाटियाज इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी भाटियाज इंडेक्स अगर ज़्यादा कम होगा, वैल्यू इसका कम आएगा भाटियाज इंडेक्स, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा। मीन्स एज द इंडेक्स इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिक्रीजेज, ये भी हम बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये CD इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है 1 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ना यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है ना, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल क्रॉप। तो एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल क्रॉप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एक्स तार होल स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है ना, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल क्रॉप, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल क्रॉप, ठीक है। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और भाटियाज इंडेक्स का आप पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 एशियन टाइगर्स। 4 एशियन टाइगर्स, तो 4 एशियन टाइगर्स मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में 4 ऐसे कंट्रीज है जिसको ये एक साथ ऐसा बोला जाता है 4 एशियन टाइगर्स। ये कंट्रीज कौन कौन सी है ना, एक तो हो गया आपका सिंगापुर, देन आपका हांगकांग, सिंगापुर हांगकांग, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ठीक है। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड ताइवान। तो ये 4 कंट्री मिलकर बनाता है आपका 4 एशियन टाइगर्स। क्या क्या, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड ताइवान।
एक्सपीरियंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस दी 1960s एज इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये चारों मिलकर बहुत ही रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फॉलो कर रहा है आफ्टर 1960, और इसलिए इसको 4 एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये था ग्रेविटी मॉडल के बारे में क्वेश्चन था। ग्रेविटी मॉडल तो ज्योग्राफी में जो है आप बहुत कुछ जानने को है। आप नेट पेपर आप देखोगे कि वहाँ पर सिलेबस उतना डिटेल्ड नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर आप स्टडी करोगे तो बहुत कुछ टॉपिक आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। अगर आप नेट निकाल लिया, उसके बाद मान लो आप पीएचडी नहीं किए या फिर कुछ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियोज़ आपको टीचिंग एग्ज़ाम जो हो रहा है, पीजीटी टीजीटी जो होता है, उसमें बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि मैंने DSSB का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस से पूछा गया है, बहुत ही टफ आपको लग सकता है अगर वो मतलब लगेगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से डेफिनेटली रिलेटेड है, बट हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना होगा। और ये जो नेट का जो पैटर्न है क्वेश्चन से, ये तो मतलब हर साल क्या होते जा रहा है, थोड़ा टफ होते जा रहा है, तो आपको थोड़ा चीज़ें डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, ओके, तो हम ग्रेविटी मॉडल को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले में जस्ट 2 सेकंड का ब्रेक। ओके, तो ग्रेविटी मॉडल में क्या चीज़ हमने नोट किया, देखो कि वाइडली यूज ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो ये मैंने ये स्टेटमेंट पहली बार ही पढ़ा कि वाइडली यूज ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ग्रेविटी मॉडल एक्चुअली, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वाइडली यूज्ड ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग स्टेटमेंट याद रखिएगा। नंबर ऑफ ट्रिप्स बिटवीन 2 जोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप अट्रैक्शंस एट द डेस्टिनेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रैवल टाइम। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द attractions at the destination and inversely proportional to the distance या फिर travel time. Now trips produced at an origin and attracted to a destination are directly proportional to the total trip productions at the origin and the total attractions at the destination. ठीक है, trips produced at an origin and attracted to a destination are directly proportional to the total trip productions at the origin and the total attractions at the destination. Now gravity model is adapted from Newton's law of gravity, that's why it is called gravity model. It describes the number of trips between 2 zones as a product of 3 factors. ठीक है, तो वो फैक्टर क्या है, the zone where the trip begins, the zone where it ends and the separation between the zones. The friction factor is a function of reluctance or impedance of travel from production to attraction. It's measured in terms of travel time and costs and varies by trip types. Then FF is a mathematical factor that describes the effort required to travel between 2 points. FF क्या है ये? फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर इज ए फंक्शन ऑफ रिलक्टेंस और इम्पिडेंस ऑफ ट्रैवल फ्रॉम प्रोडक्शन टू अट्रैक्शन, या फिर मैथमेटिकल फैक्टर दैट डिस्क्राइब्स द एफोर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसको हम फ्रिक्शन फैक्टर नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक की टर्म आपको मिला क्या, फ्रिक्शन फैक्टर। इस स्टाइलस जो है निकल नहीं रहा है अच्छा से, मतलब इतना हेवी प्राइस वाले है नहीं तो लिख नहीं रहा। नाउ द फ्रिक्शन फैक्टर रिप्रेजेंट्स द रिलक्टेंस और इम्पिडेंस ऑफ पीपल टू मेक ट्रिप्स ऑफ वेरियस डिस्टेंसेज और ड्यूरेशंस। इम्पिडेंस डिस्क्राइब्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रिलक्टेंस और इम्पिडेंस इज इक्वल टू अनविलिंगनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नोट किया है ताकि याद रहे चीज़ों को, या फिर दोबारा मेरे को सर्च करना ना पड़े। ऐसे सारे चीज़ तो नोट नहीं कर पाते, बट जितना हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ नया चीज़ें जानने को मिला कि ग्रेविटी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में यूज़ होता है। ये 2 पॉइंट के बीच में कितना ट्रैफिक होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसे ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन फैक्टर के ऊपर और डेस्टिनेशन में कितना अट्रैक्शंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जाना। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या था देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक था आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिखे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक integration, so it has reduced income gaps between countries through convergence. It has increased inequality within countries. Small, isolated and vulnerable regions are in adverse position in it. And regional economic integration is an agreement between countries in a geographic region to reduce and remove barriers to the free flow of goods, services and factors of production. 4 main levels are free trade areas। तो यहीं से क्वेश्चन था कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में 4 लेवल्स क्या क्या होती है, कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ था। तो पहला लेवल जो है ये फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाना पड़ेगा आपको, फ्री ट्रेड एरियाज़। देन आपका होता है कस्टम्स यूनियन, जहाँ कस्टम्स यूनियन सबको बनेंगे, कस्टम्स यूनियन। देन आपका आएगा कॉमन मार्केट एंड देन इकोनॉमिक यूनियन, देन कॉमन मार्केट एंड फोर्थ लेवल इज इकोनॉमिक यूनियन। तो ऐसे करके 4 लेवल में हमारा जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनता है। नाउ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज इन द फॉलोइंग एरियाज। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, द प्रोविजन ऑफ अदर कॉमन पब्लिक गुड्स। तो ये सारे एरियाज में जो है कोई भी कंट्री रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से एरियाज है ना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉमन पब्लिक गुड्स। अब देखो और एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ ए ट्रेडिंग ब्लॉक इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, दैट इज पीटीए। ए पीटीए इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स बट नॉट बाय एबोलिशिंग देम कम्प्लीटली। ठीक है, तो दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स बट नॉट बाय एबोलिशिंग देम कम्प्लीटली। इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। यहाँ पर जो होती है आपका ट्रेड टैरिफ्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, बट क्या होता है, रिड्यूस किया जाता है। टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, कम्प्लीटली एबोलिश नहीं किया जाता। ठीक है, तो यह हमने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा, और भी आप पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, आई थिंक इस पे ऊपर डिटेल वीडियो सच आपको नहीं मिलेगा, बट आपको कुछ बुक कंसल्ट कर सकते हो, आर्टिकल कंसल्ट कर सकते हो, तो वो सारे चीज़ आप कर सकते हो। मैंने जस्ट टॉपिक बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी शॉर्ट है, तो हर टॉपिक में डिटेल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट टॉपिक अगर आपको बता दिया तो चाहे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। बाकी तो क्वेश्चन पेपर में आपको है ही, क्वेश्चन पेपर भी मैं शेयर करूंगा। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन और आंसर जो होगा वो भी हम शेयर करेंगे, तो वो भी आने वाला है। जैसे ही डिस्कशन खत्म होगा वो हम क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे आप तो फ्री हो, कहीं भी डाउनलोड करके मतलब खुद से पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि द गैंजेटिक प्लेन एज एन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रीजन्स। तो गैंजेटिक जो है एक हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। गैंजेटिक प्लेन, यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन जो भी है, गैंजेटिक प्लेन। ओके, तो इसको हम सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या वो सब रीजन है कि लोअर, मिडिल एंड अपर एंड ट्रांस गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, लोअर, मिडिल, अपर एंड ट्रांस गैंजेटिक प्लेन में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, गैंजेटिक प्लेन रीजन, ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, लोअर, मिडिल, अपर एंड ट्रांस गैंजेटिक प्लेन। 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 ठीक, ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करेंगे। लगभग वीडियो ड्यूरेशन कम ही हो रहा है। मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 आवर का बनाएंगे, बट नहीं हो पा रहा है। आज तो 25 मिनट्स ही हुआ है। कोई बात नहीं, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप stay with us and subscribe the channel. Thank you.